नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं। शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा जिस तरह से हाहाकार मचा रहा है, उसके मद्देनजर दिल्ली हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी की है दिल्ली सरकार को लेकर। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को लेकर सीधे सीधे ये कहा है कि अगर हालात आपसे नहीं संभल रहे तो हम जिम्मेदारी केंद्र को देने के लिए तैयार हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने इसके साथ ही यह भी जोड़ा कि हमें दिल्ली सरकार पर भरोसा नहीं है। पूरे के पूरे दिल्ली में आंकड़े भी मांगे हैं दिल्ली हाई कोर्ट ने और 4 दिनों का बकायदा वक्त आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल सरकार को दिया गया है। आपको बता दें, स्थिति लगातार बेकाबू हो रही है। इन सब के बीच बड़ा सवाल यही है कि आखिर राजधानी दिल्ली या फिर उसके आसपास के आंकड़े या जिस तरह से कोरोना संक्रमितों की तादाद लगातार बढ़ती हुई चली जा रही है, उस पर रोक कब लगेगी। लेकिन इन सब के बीच राजधानी दिल्ली जो सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रही थी, उसको लेकर दिल्ली हाई कोर्ट की आज की टिप्पणी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। इस पर दिल्ली सरकार की ओर से जवाब क्या दिया जाएगा, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन पूरा का पूरा डेटा तक मांग लिया गया है दिल्ली सरकार से, दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से। इसको लेकर अब बीजेपी आम आदमी पार्टी की सरकार पर हमलावर है। दिल्ली सरकार संभाल नहीं पा रही है तो बताए। केंद्र को दे देंगे दिल्ली की जिम्मेदारी। दिल्ली सरकार का सिस्टम फेल है। ये समय गिद्धों की तरह बर्ताव करने का नहीं। राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी को लेकर आ रही एक एक तस्वीरों पर यह तल्ख टिप्पणियां दिल्ली हाईकोर्ट ने की है। ऑक्सीजन की कमी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार को आज बेहद कड़वा डोज दिया और साफ साफ शब्दों में कह दिया कि कोरोना काल में आपका सिस्टम काम नहीं कर रहा। ऑक्सीजन को लेकर मची अफरा तफरी को लेकर हाईकोर्ट ने यहां तक कह दिया कि अगर केजरीवाल सरकार से संभल नहीं रहा तो केंद्र को जिम्मा लेने को कह देंगे। सिर्फ दिल्ली सरकार पर ही दिल्ली हाईकोर्ट का गुस्सा नहीं फूटा, ऑक्सीजन सप्लायर्स को भी कोर्ट ने चेतावनी दे डाली और बेहद सख्त लफ्जों में नसीहत देते हुए यहां तक कह दिया कि ये वक्त गिद्ध बनने का नहीं है। कोविड की लगातार बढ़ती मार पर ऑक्सीजन का हाहाकार और उस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को लगाई फटकार, लेकिन साथ में दिए कई अधिकार। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से साफ कहा कि ऑक्सीजन सप्लाई के मामले में उसके सारे सिस्टम फेल हो रहे हैं। लेकिन कोर्ट ने ऑक्सीजन के सिलेंडर भरने वाली कंपनियों पर भी नाराजगी जताते हुए ये कहा कि अभी का समय लोगों की सेवा करके कुछ दिखाने का है, गिद्ध बनने का नहीं। और कोर्ट ने कहा कि यहाँ मौजूद तमाम सबूतों और दलीलों से साबित हो गया है कि ये कुछ कंपनियां जिन पर हमारा निशाना है, उन्हीं कंपनियों के शह पर ऑक्सीजन की कालाबाजारी चल रही थी। लिहाजा कोर्ट ने साफ कहा कि दिल्ली सरकार ऑक्सीजन प्लांट्स को अपने कब्जे में ले, खुद चलाए, वहाँ जो कर्मचारियों की स्थिति है उसी में चलाए। और ये भी कहा कि अगर दिल्ली सरकार नहीं चला पाती है तो हमारे पास उपाय मालूम है, हम केंद्र सरकार को ये जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार को ऑक्सीजन का आवंटन सही से करने को कहा, कालाबाजारी पर रोक लगाने की बात कही, साथ ही जरूरत पड़ने पर रिफिलिंग प्लांट को कब्जे में लेने की बात कह डाली। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट के इस सख्त रवैये और गुस्से की वजह दिल्ली में कोरोना काल में बना ऑक्सीजन संकट है। दिल्ली के लोगों को कोरोना की मार झेलते हुए कई दिन गुजर चुके हैं। मरीज परेशान हैं, लोगों की जान जा रही है, लेकिन सरकार अब तक ऑक्सीजन को लेकर सही इंतजाम नहीं कर पा रही है। लिहाजा मरीज और उनके परिवार वाले दर दर भटकने को मजबूर हैं। वही अभी तक हमने फोन करके आए थे यहाँ पर और हमें उन्होंने बोला भी था आप आ जाइए तो आपको एडमिट कर लेंगे और कंडीशन में बताई थी, सब कुछ बताया था। लेकिन यहाँ पर तो बंद ही किया हुआ है, कोई जवाब ही नहीं देने को तैयार। सुबह 8 बजे से वेट कर रहे हैं, पापा है, मम्मी है, दोनों यहाँ पे लाए हैं, पेशेंट है, कोविड पॉजिटिव है, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। रजिस्ट्रेशन कराया, उसके बाद भी कोई कुछ नहीं बता रहा। लिस्ट आएगी कर रहे हैं बस सुबह से, ना कोई लिस्ट की इन्फॉर्मेशन है ना वैसे कोई इन्फॉर्मेशन है। अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं है, बुजुर्ग कोरोना पॉजिटिव मरीज भी कोविड सेंटर्स के बाहर ही बैठे रहने को मजबूर हैं। अब एक हम यहाँ पर बुजुर्ग दंपति हैं जो कार में अंदर इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का।
कि किसी तरीके से यहाँ पर दाखिला मिले। इन्हें दाखिला के लिए बोला भी गया था, लेकिन सुबह 8 बजे से इंतजार कर रहे हैं। परिजन इनके बाहर खड़े होकर के इंतजार कर रहे हैं, लेकिन दाखिला ये दोनों पॉजिटिव हैं। और वही है कि कल कॉल आने के बाद भी सुबह इनके कंफर्मेशन का कि 8 बजे आप आ जाइए, एडमिशन मिल जाएगा। अभी तक कोई लिस्ट नहीं आई है। कह रहे 8 बजे लिस्ट आएगी, अब 11 बज रहे हैं, अभी तक लिस्ट नहीं आई है। उधर ऑक्सीजन की इस कमी के बीच दिल्ली सरकार तमाम जतन कर दिल्ली को जल्द से जल्द इस जद्दोजहद से बाहर निकालने का दावा कर रही है। अगले 1 महीने के अंदर दिल्ली में हम 44 ऑक्सीजन के प्लांट्स लगाने जा रहे हैं, 44। इसमें 8 प्लांट्स केंद्र सरकार लगा रही है। वो कुछ बीच में डिले हो गया था, जो भी कारण रहे, लेकिन अब उम्मीद है कि 30 अप्रैल तक ये शायद 8 प्लांट्स लग के तैयार हो जाएंगे और 36 प्लांट्स ऑक्सीजन के दिल्ली सरकार लगा रही है, जिसमें से मैंने बताया जैसे आपको 21 प्लांट्स फ्रांस से आ रहे हैं और बाकी 15 प्लांट्स हमारे देश के हैं। तो 36 ऑक्सीजन के प्लांट्स अगले 1 महीने के अंदर दिल्ली सरकार लगा रही है। उधर ऑक्सीजन की आपूर्ति से लेकर कोरोना से निपटने के केंद्र सरकार के प्लान पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने 2 बातों पर केंद्र से जवाब मांगा। पहला ये कि वैक्सीन की अलग अलग कीमतों पर वो क्या कर रहा है, और दूसरा ये कि कोरोना से लड़ने में केंद्र के संसाधनों का इस्तेमाल किस तरह हो रहा है। सेना और रेलवे के डॉक्टर्स का इस्तेमाल कैसे होगा। साफ है, दिल्ली में कोरोना से बढ़ते मौत के आंकड़े अब इस संकट के साथ लोगों की चिंता बढ़ा रहे हैं, और ऐसी हालत में कोर्ट ने सरकार को स्थिति सुधारने की चेतावनी दे डाली है। दिल्ली से कुमार कुणाल के साथ संजय शर्मा, आज तक। राजधानी दिल्ली में सबसे बुरा हाल ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर है। हर गुजरते वक्त के साथ किसी न किसी अस्पताल से ये खबर जरूर सामने आ जाती है कि ऑक्सीजन नहीं है, यहां पर अब मरीजों को भर्ती नहीं किया जाएगा। वहीं ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर मारे मारे फिरते हुए मरीज के तीमारदार आखिर ये जानना चाहते हैं कि ये दिक्कत जो बीते 1 हफ्तों से लगातार देखने को मिल रही है, इसमें कभी कब और कैसे आएगी, उनको ऑक्सीजन की आपूर्ति कैसे होगी। कई ऐसे अस्पताल हैं जिन्होंने इस मांग को लेकर कोर्ट तक का दरवाजा खटखटा दिया है। वहीं इन सब के बीच दिल्ली में ऑक्सीजन की आपूर्ति पूरी की जाने की खवाद और कोशिशें भी शुरू हो चुकी हैं, लेकिन ये कोशिश क्या दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत की कमी को दूर कर पाएगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। कोरोना की महामारी झेल रही राजधानी दिल्ली के हालात अभी काबू में नहीं आ सके हैं। लोग परेशान हैं और मरीजों को लेकर अपने इधर उधर भटक रहे हैं। सबसे ज्यादा समस्या इलाज में आ रही है, क्योंकि अस्पतालों में अब भी पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है। लिहाजा घंटों इंतजार के बावजूद न तो मरीज भर्ती हो पा रहे हैं और न ही उन्हें लेकर भटक रहे लोगों को सही जानकारी मिल पा रही है। दरवाजा बंद है। जी हाँ, हम उस कोविड सेंटर पे खड़े हैं जिसकी कल शुरुआत हुई है। सबसे बड़ा कोविड सेंटर बताया जा रहा है दिल्ली का, लेकिन बेबस लाचार मरीजों के लोग जो भी यहाँ पर आ रहे हैं, उनकी स्थिति देखिए। दरवाजे से सवाल पूछे जा रहे हैं, सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है। क्या आप लोग कोशिश कर रहे हैं? सर, हम ट्राई कर रहे हैं कि हमारे जो रिलेटिव हैं पहले उन्हें डायरेक्टली यहाँ पर ना लाएं, क्योंकि वो ऑलरेडी इल हैं, बीमार हैं। हम उन्हें लाना चाहते हैं यहाँ पर, बट हमारे को कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। फ़ोन नंबर जो दिया है उन पर कोई पिक नहीं कर रहा है, और यहाँ पर ये सही तरीके से गाइड नहीं कर रहे हैं हमें। हम कोविड टेस्ट करा चुके हैं और हम कहते हैं कि जो भी नेसेसरी आधार कार्ड वगैरह सब लेके आए हैं, बट कोई बता नहीं रहे कि कैसे ले आए। अब हम उन्हें यहाँ पर ले आएंगे तो वापस लेके जाना पड़ेगा, तो कोई सही गाइडेंस नहीं मिल रही। हालांकि सरकार की माने तो अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने का सरकार का एक्शन प्लान अब असर दिखा रहा है और जल्द ही दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत दूर होगी। इस वक्त ऑक्सीजन के लिए हर जगह दौड़ भाग है। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि ऑक्सीजन टैंकर्स का ट्रांसपोर्टेशन कैसे जल्द से जल्द हो। अब दिल्ली सरकार ने इसके लिए बैंकॉक से टैंकर मंगाने की तैयारी की है, ताकि ऑक्सीजन को समय से अस्पतालों तक पहुंचाया जा सके। साथ ही ऑपरेशन ऑक्सीजन के लिए एयरफोर्स की भी मदद ली जा रही है। ऑक्सीजन तो फिर भी इधर उधर मिल जाती है, लेकिन टैंकरों की बहुत कमी है। तो दिल्ली सरकार ने बैंकॉक से 18 टैंकर इंपोर्ट करने का निर्णय लिया है। ये टैंकर कल से आने चालू हो जाएंगे और केंद्र सरकार से हमने इसके लिए एयरफोर्स के प्लेन्स देने के लिए रिक्वेस्ट किया। उनका काफ़ी सकारात्मक रवैया रहा है, बातचीत चल रही है और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि बातचीत सफल रहेगी।
रेलवे पहले से ही तमाम शहरों में ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद कर रहा है। रायगढ़ से ऑक्सीजन टैंकर लेकर चली ऑक्सीजन एक्सप्रेस दिल्ली पहुंच चुकी है। इसमें ऑक्सीजन के 4 टैंकर लाए गए और हर टैंकर में करीब 16 टन ऑक्सीजन है। दिल्ली के मुख्यमंत्री की माने तो राजधानी के अस्पतालों में हर दिन 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है। ऐसे में बेशक ट्रेन से लाई गई ऑक्सीजन थोड़ी राहत देगी, लेकिन हकीकत में दिल्ली को कितने ऑक्सीजन की जरूरत है इसे आप समझ ही सकते हैं। रेल के द्वारा ऑक्सीजन सप्लाई आज सुबह दिल्ली, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र पहुंची है, जिससे एक उम्मीद की कुछ किरण जागी है। लेकिन अगर आंकड़े देखें तो कोरोना संक्रमण और मौतों का आंकड़ा अभी भी दिल दहला देने वाला है। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 380 लोगों की जान गई, जबकि नोएडा, गाजियाबाद में भी संक्रमण और मौत का सिलसिला बराबर बढ़ता चला जा रहा है। ऑक्सीजन के इस संकट को दूर करने के लिए दिल्ली सरकार जल्द ही राजधानी में 21 ऑक्सीजन प्लांट लगाने की तैयारी कर रही है। फ्रांस से हम लोग 21 ऑक्सीजन के प्लांट इंपोर्ट कर रहे हैं। रेडी टू यूज़ प्लांट्स हैं ये, और तुरंत इनका इस्तेमाल शुरू किया जा सकता है। इससे भी इनको 21 ऑक्सीजन के प्लांट्स को अलग अलग अस्पतालों में लगा देंगे तो उन अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी दूर करने में हम लोगों को मदद मिलेगी। दिल्ली सरकार ये दावा कर रही है कि राजधानी में पहले जैसी स्थिति नहीं है और केंद्र की मदद से 30 अप्रैल तक राजधानी के हाल में और सुधार होगा। लेकिन उसके बाद से स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है। पिछले 2 दिन में आप देखेंगे कि इस किस्म के SOS मैसेजेस अस्पतालों के, मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल नहीं आ रहे, अभी भी मैं देखता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ, एक दो अस्पताल दिन में उनका आता रहता है कि यहाँ ऑक्सीजन पहुँचने में देरी हो गई, यहाँ ऑक्सीजन। लेकिन जो हालत बृहस्पति, शुक्र और शनि को थी, बिल्कुल पागलपन वाली हालत, ऐसी पिछले 2-3 दिन में अब नहीं है। सरकार के इन दावों के बीच रह रहकर दिल्ली के अस्पतालों से ऑक्सीजन की कमी की खबरें आ रही है। उम्मीद है कि इस संकट का जल्द स्थायी समाधान हो, ताकि कोरोना के इस संकट काल में मरीजों को सांसों के लिए संघर्ष न करना पड़े। अनीशा माथुर के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली, आज तक। सिर्फ राजधानी दिल्ली ही नहीं, देश के कई दूसरे भी ऐसे राज्य हैं जहां पर इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं जो बताती हैं कि किस तरह की बेबसी और बदनसीबी इस वक्त देखने को मिल रही है मरीजों और उनके तीमारदारों को लेकर। इसी मुद्दे पर ऑक्सीजन की किल्लत और जो जरूरी इंजेक्शन दवाइयां हैं, इसकी आपूर्ति कब पूरी तरह से सुनिश्चित की जाएगी। हमने 3 अलग अलग राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों से की है बातचीत, सुनिए। ये बताइए, मौजूदा स्थिति उत्तर प्रदेश की क्या बयां करती है? सरकार का दावा है कि कहीं कोई कमी नहीं है, चाहे वो ऑक्सीजन की हो, चाहे जैसे वह इंजेक्शन की हो, चाहे वो दवाइयों की हो। लेकिन सब अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीरें सामने आ रही है ना, वो बेहद हैरान और परेशान करने वाली हैं। सच्चाई क्या है उत्तर प्रदेश के मौजूदा वक्त में? बताइए आप, उत्तर प्रदेश कोरोना से लड़ने में इस वक्त कितना कामयाब दिखाई दे रहा है? मौजूदा तस्वीर क्या बयां करती है इस सबसे बड़े राज्य की? जयप्रकाश जी, इस बार का इन्फेक्शन 2020 के इन्फेक्शन से कई गुना और इन्फेक्शियस हो गया है। बहुत ज़्यादा फैलाव है, लगभग एयरबोर्न हो गया है, परिवारों में पूरा एक बैग फैल जाता है। तो जितने पेशेंट हमारे पिछले बार आए थे 2020 में, उससे कम से कम 30% या 35% ज़्यादा पेशेंट आज हमारे उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। इतनी तेज़ी से इन्फेक्शन फैल रहा है। और अब की जो देखा गया है, ये आपको थोड़ा मैं बताना इसलिए चाहता हूँ कि आपको भी इस बात को सुनना चाहिए कि अब की जो पेशेंट आ रहे हैं, स्टार्टिंग में वो नेगेटिव टेस्ट हो रहे हैं और उसके बाद जाके उनका 1 हफ्ते के अंदर उनका लंग्स में इन्फेक्शन फैल रहा है। अधिकांश लोग घर पर चले जाते हैं सोच के कि हमको नेगेटिव नहीं हो, हमको कोई पॉजिटिविटी नहीं है। बाद में निकल के आते हैं, एक भगदड़ बढ़ता है, ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता पड़ जाती है और ऑक्सीजन सिलेंडर की इतनी ज़्यादा मांग बढ़ जाती है कि उसके वजह से हमको उसका तैयारी करना पड़ता है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन का आवंटन भी कर दिया। जितना भी ऑक्सीजन का उत्पादन आज पूरे देश में होता है, उसका सभी राज्यों में अपने आंकड़ा के हिसाब से उन्होंने आवंटन किया है। और हमारा भी ऑक्सीजन हमारे विभिन्न जगहों से, विभिन्न प्लांट से, विभिन्न फैक्ट्रियों के द्वारा हमको भी पहुंचाया जा रहा है। और वो हम अपने जितने भी संस्थाएं हैं, मेडिकल कॉलेज है, हमारे सरकारी संस्थाएं, उनको हम वहां पहुंचा भी रहे हैं। सर, आपके ही सांसद हैं मोहनलालगंज से कौशल किशोर जी, जिनकी ओर से मुख्यमंत्री को खत लिखकर कहा गया है कि KJMU में बदहाली
किस कदर है, इसको ठीक किया जाए। उनकी ओर से लिखा गया है, बलरामपुर हॉस्पिटल में 20 में से सिर्फ 5 वेंटिलेटर काम कर रहे हैं। केजीएमयू में आईसीयू बेड खाली है, मरीज मांग रहे हैं, उनको ये मुहैया नहीं हो पा रही। ऑक्सीजन की कमी है। सर, ये मैं या कोई मीडिया पर्सन सवाल नहीं खड़े कर रहा, ये आप ही की पार्टी के सांसद हैं जिनके बड़े भाई की जान चली गई है कोरोना के कारण, उनकी ओर से ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो क्या है हकीकत? वो झूठ बोल रहे हैं या कौन सच बोल रहा है? किसी को झूठ बोलने की बात नहीं है और आपके चैनल में किसी को माने कोई का मुकदमा नहीं चल रहा है। मैं एक बात आपको बता दे रहा था कि इस बार हमारे 30% से अधिक की संख्या में इन्फेक्शन स्प्रेड हो रहा है। अगर 30% की अधिक में लोगों को इन्फेक्शन हो रहा है, उनको आवश्यकता अचानक एक बैग उनको ऑक्सीजन की अचानक जरूरत पड़ जा रही है, तो उतना ऑक्सीजन आपके पूरे देश में नहीं है, उतना ऑक्सीजन आपके पूरे विश्व में भी नहीं है। और जिस तरह से इन्फेक्शन पूरे विश्व में फैला हुआ है, तो आपको उस पर सोचना चाहिए कि इतना बड़ा इन्फेक्शन के लिए कौन सा देश और कौन सा प्रदेश कितना तैयारी किया था। मौजूदा हालात कैसे हैं मध्य प्रदेश के? क्यों ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी तरह से हो रही है? कहीं पर भी ऑक्सीजन की, रेमडेसिविर इंजेक्शन की या दवाइयां जो कोरोना के लिए इस्तेमाल की जा रही है, उसकी कहीं कोई कमी नहीं है मध्य प्रदेश में? देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि ये महामारी का दौर है और पूरे देश में, पूरी दुनिया में इसका तेजी से प्रकोप है। पर आपको मैं आंकड़े बताना चाहता हूं कि पिछले 6-7 दिन में हम मध्य प्रदेश में इस स्थिति में लाने में मध्य प्रदेश को सफल रहे कि हमारी पॉजिटिविटी एकदम कम हुई है, वो डिक्लाइन शुरू हो गई है। दूसरी तरफ हमारा जो रिकवरी रेट है वो तेज़ी से बढ़ा है। देखिए, महामारी है, इसमें कहीं कोई कमी नहीं है। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि किसी भी तरह से व्यवस्थाओं में चुनौती नहीं है। ऑक्सीजन एक बड़ी चुनौती है, रेमडेसिविर एक बड़ी चुनौती है, और केवल हमारे लिए नहीं, पूरे देश के लिए। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव जी हमारे साथ मौजूद हैं। सिंहदेव साहब, देखिए, आज ये खबर सामने आई है जहां पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी करुणा शुक्ला की कोरोना के कारण उनका निधन हो गया। लगातार वहां पर भी आंकड़े बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। आपकी राज्य सरकार की, आप एक स्वास्थ्य मंत्री हैं वहां कर, क्या तैयारी है ताकि कोरोना संक्रमितों को समुचित इलाज मिल पाए? क्यों ऑक्सीजन की आपूर्ति पूरी तरह से हो रही है? दवाइयों को लेकर, इंजेक्शन को लेकर मौजूदा स्थिति छत्तीसगढ़ की क्या कहती है? सिंहदेव साहब, वैक्सीनेशन की जो बात आपने कही, वैक्सीनेशन के अब 2 भाग हो गए। एक भाग 45 साल से ऊपर के नागरिकों का और एक भाग 18 साल से 45 साल के बीच के नागरिकों का। 45 साल से ऊपर के नागरिकों के लिए वैक्सीन भारत सरकार के माध्यम से आनी है और ये कहा जा रहा है कि 50% अगर जो कंपनीज हैं वो उनको उपलब्ध कराएंगी, तो क्रमशः भारत सरकार राज्यों को वैक्सीन इस आयु वर्ग के नागरिकों को राज्यों को उपलब्ध करा देगी। वो चलता रहेगा, सिलसिले में चलता रहेगा। किस राज्य को ज्यादा मिला, किस राज्य को कम मिला, ये पारदर्शी हो जाएगा तो वो भी विवाद खत्म हो जाएगा। और अब उन लोगों का आपको दर्द दिखाते हैं जिसकी दवा किसी के भी पास नहीं है। उनकी बेबसी आंसुओं के बहाने बह निकलती है। जनता का हाल बेहाल है और सबसे ज्यादा परेशानी, सबसे ज्यादा किल्लत ऑक्सीजन को लेकर देखने को मिल रही है। अभी कल ही मेरे एक मामा लगते हैं, वो भी एक्सपायर हो गए इस चक्कर में। उनके लिए हम रात भर इतना परेशान हुए ना, मतलब कोई हमने दिल्ली का हॉस्पिटल नहीं छोड़ा होगा। एट दी एंड मेरे सामने उनको तड़पते हुए मरना पड़ा, मेरे सामने। मतलब मैं उन्हें यूँ देख रहा था दूर से और वो तड़प रहे। और वो सिचुएशन मेरे को रात भर। 84 है इनकी, 84 ईयर्स जी। और कोरोना पेशेंट हैं और आप लोग इनको लेके यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर की आपके पास सिफारिश है? किसी की नहीं है जी, कुछ कोई तैयारी नहीं है। आप इधर जाओ, एसडीएम ऑफिस 48 घंटे में रिपोर्ट दे रहे हैं। अब आदमी 48 घंटे थोड़ी वेट करेगा। हम ऑक्सीजन लेने के लिए खड़े थे, वो गुजर गए, तो कोई फायदा नहीं है लाइन में लगने का, वो चले गए बेचारा। कितने बजे की बात है? सुबह 7 बजे गए, 7 बजे रात को वो भी खड़े थे करीब 1 बजे से। जिसके लिए वो खड़े थे वो गुजर गए। के लिए भी कामयाब हो जाता है। कोई ज़्यादा सीरियस होता है तो एक ही में ख़त्म हो जाता है, वेटिंग करनी पड़ती है। कोई हॉस्पिटल में नहीं लेते जिसको, तो वहाँ इंतजार करते रहो। तो ले ही नहीं रहे, कोरोना तो दूसरा रेफर कर देते हैं। कोरोना का पेशेंट को तो दूसरे रेफर, एलएचपी रेफर। अगर जिगर में हौसला हो, साहस हो, दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो किसी भी हालात से, किसी भी परिस्थिति से व्यक्ति पार पा सकता है। और बिल्कुल इन लाइनों को सही साबित कर दिया है मुंबई के ठाणे से सटे 75 साल की एक बुजुर्ग महिला ने। वो कोरोना से संक्रमित हो गई थी, फेफड़ों में इंफेक्शन हो गया था। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया, लेकिन इन महिला ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बलबूते न सिर्फ कोरोना को मात दे दी, बल्कि मिसाल भी कायम किया है। जीती जागती ये
उम्मीद है और उनकी उम्मीदों की कहानी दूसरों का भी हौसला बढ़ाने वाली है। बिस्तर के सिरहाने ऑक्सीजन सिलेंडर लगा है, ऑक्सीजन नापने का ऑक्सीमीटर भी पास में रखा है, दवाओं की शीशियां टेबल पर है और इन सब के बीच इस बिस्तर पर आप जिस बुजुर्ग महिला को देख रहे हैं वो इस कोरोना काल में जीती जागती चमत्कार हैं। जी हाँ, ठाणे के डोंबिवली की शैलजा नकवे की ये जिंदगी चमत्कार ही तो है। कोरोना की दूसरी लहर में मरीजों की स्थिति गंभीर होती जा रही है। बहुत सारे मरीजों को ऑक्सीजन या वेंटिलेटर्स पर रखने के बाद तो उनके रिश्तेदार भी उनके बचने की उम्मीद छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसे में मुंबई से एक हौसला बढ़ाने वाली खबर सामने आई है। मुंबई के पास के ठाणे जिले में 75 वर्ष की बुजुर्ग शैलजा नकवे ने कोरोना पर मात दी। हालांकि उनके बचने की उम्मीद तो डॉक्टर ने भी छोड़ दी थी, लेकिन शैलजा जी ने अपनी हार मानी नहीं और अपना हौसला बरकरार रखा। 75 साल की शैलजा नकवे ने अपने साहस से कोरोना को मात दिया है और अब महाराष्ट्र ही नहीं पूरे देश में उनकी दास्तान चर्चा में है। दरअसल शैलजा नकवे को कोरोना संक्रमण हो गया था। परिवार वालों ने हालात बिगड़ने पर उन्हें घाटकोपर के सोनाग्रा मेडिकल एंड सर्जिकल सेंटर में भर्ती करवाया था। वो डायबिटीज की मरीज थी और फेफड़ों में कोरोना का इन्फेक्शन हो गया था। तेज बुखार था और उनका ऑक्सीजन लेवल 69% तक पहुंच गया था। उनका सिटी स्कोर 25/25 हो गया था। ये सबसे गंभीर स्थिति मानी जाती है। डॉक्टरों ने उन्हें रेमडेसिविर और दूसरी एंटीबायोटिक्स भी दी। इमरजेंसी में 2 रेमडेसिविर देने थे, तो उनके मेडिकल स्टोर वाले तभी थे जो हॉस्पिटल से जुड़े हुए थे, तो उनको तभी काफ़ी रिक्वेस्ट की गई। तो भतीजा ओवरनाइट घाटकोपर से डोंबिवली ड्राइव करके गया, रेमडेसिविर वहाँ से लेके फिर घाटकोपर आया। तो उस वक्त बहुत बड़ी मदद हुई, मतलब लकीली रेमडेसिविर मिला। शैलजा नकवे की बिगड़ती हालत देखते हुए डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए थे। साफ कह दिया था कि ये ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे ही जिंदा रह सकती हैं। ऑक्सीजन लेवल हमने घर पे ही चेक किया था तो 50 के नीचे था वो। हाँ। और सीटी रिपोर्ट बाद में किया हो, एक दिन बाद में किया हो, वो 25/25 था। सांस लेने के लिए बहुत दिक्कत हो रही थी। वो गाड़ी में भी जब बैठी तभी हमको डर लग रहा था क्या होगा क्या नहीं, मगर ट्रैफिक कम होने की वजह से हम जल्दी पहुंच पाए हॉस्पिटल और ट्रीटमेंट शुरू कर दी डॉक्टर ने। इसके थोड़ा अच्छा हो गया वो। ये शैलजा नकवे की दृढ़ इच्छा शक्ति ही थी कि उन्होंने हौसला नहीं खोया। उन्होंने काल बने कोरोना को मात दे दी। 13 दिन में ही अस्पताल से बाहर आ गई। अब उनका इलाज घर में ही चल रहा है। घर पर ही ऑक्सीजन सिलेंडर लगा है। साहस की मूर्ति शैलजा नकवे कोरोना मरीजों को सकारात्मकता का संदेश भी दे रहे। कोविड से जूझने के बाद शैलजा जी एक मैसेज देना चाहती है। शैलजा जी, आप क्या कहना चाहोगे? मैं कहूँगी कि मेरे जैसा सबको मत हो और जल्दी रिकवर करो, और मैं जैसा उसमें गई है वैसा सबको नहीं होना चाहिए। अच्छे से रहना चाहिए और टेंशन नहीं लेना चाहिए। 75 साल की शैलजा नकवे एक मिसाल बन गई है उनके लिए जो कोरोना से संक्रमित हैं। उन्होंने साबित कर दिया कि अगर हौसला हो तो कोई भी जंग जीती जा सकती है। महामारी से लड़ना है लेकिन हारना नहीं। इसे इच्छा शक्ति कहें या जिंदगी से प्यार, उम्र के इस पड़ाव में इस महिला ने तो कोरोना को धूल चटा दी। वाकई इच्छा शक्ति से क्या कुछ हासिल नहीं हो सकता। मुंबई से राकेश सालस्कर के साथ मैं अनुजा, आज तक। कमबख्त कोरोना एक ऐसे वक्त में पूरी रफ्तार में है जब शादी ब्याह का सीजन चल रहा है। ऐसे में बहुत सारी शादियां टल गई हैं, लेकिन कुछ शादियां ऐसी भी रही, कुछ दीवाने ऐसे रहे जिन्होंने ठान लिया था कि कुछ भी हो जाए शादी तो होकर रहेगी। ऐसे में कई ऐसी जगह रही जहां पर पीपीई किट में दूल्हा दुल्हन 7 फेरे लेते हुए नजर आए। पंडित जी भी पीपीई किट में दिखाई दिए तो कहीं पर महिला कांस्टेबल की थाने से ही निकली बारात। इन 7 फेरों का साक्षी है ये अग्नि। 7 फेरों में 7 जन्मों के साथ की शपथ है। ये कोरोना काल की शादी है। यहाँ रस्में हैं लेकिन दिखावा नहीं है।
दूल्हा पीपीई किट में है तो दुल्हन भी, और तो और शादी कराने वाले पंडित जी भी पीपीई किट पहनकर मंत्रोच्चारण कर रहे हैं। कोरोना काल में ये अनोखी शादी हुई है मध्य प्रदेश के रतलाम में। दूल्हे का नाम है आकाश बोरासी और दुल्हन है नेहा। आकाश बोरासी पेशे से इंजीनियर हैं और पुणे की एक कंपनी में काम करते हैं। 26 अप्रैल को उनकी शादी थी, लेकिन 14 अप्रैल को ही वो कोरोना संक्रमित हो गए। परिवार वाले ये शादी टालना नहीं चाहते थे, लिहाजा प्रशासन ने भी उदारता दिखाते हुए शादी की अनुमति दे दी। शर्त ये थी कि शादी में शामिल हर शख्स पीपीई किट पहनेगा। हुआ भी ऐसा ही। शादी में दोनों पक्षों से सिर्फ 8 लोग मौजूद थे। पीपीई किट में दूल्हे दुल्हन की शादी कोरोना काल में नजीर बन गई। अब जो नजारा देख रहे हैं वो केरल के अल्लापुझा मेडिकल कॉलेज का है, जहां अस्पताल का कोविड वार्ड ही मैरिज हॉल बन गया। यहाँ शरत मोन नाम के दूल्हे की शादी अभिरामी से हो रही है। ये शादी 25 अप्रैल को होनी थी, लेकिन शरत कोरोना पॉजिटिव हो गए। परिवार वालों ने सोचा कि शादी टालनी नहीं है, फिर क्या था, दुल्हन अस्पताल पहुंची। दूल्हा और दुल्हन ने पीपीई किट पहनी और हो गई शादी। ये शादी देखिए, यहाँ तो दुल्हन ही घोड़ी पर सवार है, मंगल गीत गाए जा रहे हैं, सखियां नाच रही हैं। ये तस्वीरें राजस्थान के बुहाना पुलिस स्टेशन की हैं, जहां की महिला कांस्टेबल सोनिया की 26 मई को शादी थी। थाने में ही रस्में शुरू हो गई। सोनिया को घोड़ी पर बिठाया गया। पुलिस कर्मियों और परिजनों ने जमकर डांस करते हुए दुल्हन की बिंदौरी निकाली। तो वैसे भी शादी ब्याह का सीजन है, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल का ख्याल रखना सबकी जिम्मेदारी। देखिए, दुनिया मरी जा रही है कोरोना से और इधर शादियों के ढोल बज रहे हैं, जिनमें से अब कैमरा देखकर कुछ लोगों ने मास्क जरूर लगाए हैं, लेकिन अधिकतर लोगों का मास्क नहीं है। आपका मास्क कहाँ है? कैमरा देखते ही लोगों ने फटाफट अपने चेहरे पर मास्क लगा लिए हैं। दूल्हे ने भी मास्क सजा लिया है, लेकिन अभी जैसे ही हम गाड़ी से उतरे हैं उसके बाद सबने मास्क लगाए हैं, वरना सारे लोग तो यूं ही ढोल बजाते हुए जा रहे थे। ये शादी का ढोल कम, कोरोना का ढोल ज्यादा दिखता है। कोरोना काल में दूल्हे दुल्हनों को प्रोटोकॉल याद है तो अपने फर्ज से भी वो गाफिल नहीं। यूपी में 26 अप्रैल को पंचायत चुनावों में मतदान था। अमेठी हो या फिर उन्नाव, तमाम जगह दुल्हनें शादी से पहले मतदान करती दिखाई। रतलाम में विजय मीणा और अमरिंद्र कुमार, अररिया आज। जिन्होंने शादी में कोरोना गाइडलाइंस का पूरा पालन किया उनकी शादी तो हो गई, लेकिन जिन्होंने प्रशासन को गच्चा देने की कोशिश की उनकी शामत आ गई। अगरतला से ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर एक शादी हो रही थी, काफी ज्यादा भीड़ थी। अचानक से वहां पर पहुंच गए जिलाधिकारी। उसके बाद क्या कुछ हुआ आप खुद ही देखिए। मारो इसको। 10 PM, ओके, यू पीपल आर एजुकेटेड। पूरे दिन भर प्रचार हो रहा है यहाँ पे। अगरतला के इस मैरिज हॉल में शादी की अच्छी भली पार्टी चल रही थी। बैंड बाजा बारात की संगति बैठी हुई थी, लेकिन इसी बीच सिंघम की तरह पहुंच गए डीएम शैलेश यादव। शादी के समारोह में तय लोगों से ज्यादा भीड़ थी। नाइट कर्फ्यू था, फिर भी पार्टी देर रात तक चल रही थी। इसी बीच शैलेश यादव वहां पहुंचे थे। शादी में मौजूद बारातियों की भीड़ के साथ पुलिस वालों को देखा तो भड़क गए। पहले तो बैंड वालों को वहां से भगाया। कल मैं सस्पेंड करा रहा हूँ। इसके बाद पुलिस वालों पर आफत टूट पड़ी। मौके पर मौजूद अफसर की फोटो खींची और पूरी क्लास लगा। काउंट करके बोलो। आई एम ब्लडी योर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ओके? व्हाट इज योर नेम? कितने लोग इधर? काउंट करके बोलो। सर ओसी को कल मैं सस्पेंड करा रहा हूँ। तुम लोग जो काम कर रहे हो ना, अभी काउंट कर बोलो कितने हैं। चलो, वरना तुम ही आओगे उसके साथ। चलो, नहीं हूँ मैं सर, वो आ रहा है। तुम जो भी हो काउंट करके बोलो। आई एम योर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ओके? व्हाट इज योर नेम? तुम ही जाओगे उसके साथ। डीएम शैलेश यादव तो इतने गुस्से में थे कि उन्होंने वर्दीधारी पुलिसकर्मी को टच किया। उनकी भाषा भी मर्यादा की सीमा को पार करने लगी। You people have forgotten your police training. डीएम साहब के इस रौद्र रूप से पुलिस वालों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। डीएम ने मौके से ही आला अधिकारियों से फोन पर बात की और इस कार्यक्रम में सहयोग करने वाले पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने की बात की। मैं इधर थोड़ी देर पहले गया था, पुलिस गाड़ी यहाँ खड़ी थी, फिर भी ये सब यहाँ चल रहा है। इसका मतलब पुलिस इनके साथ मिली हुई है। अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू रिकमेंड सस्पेंशन, immediate suspension of West Agartala Police Station OC, because he is 100% undoubtedly hand in gloves with these people. कोरोना काल में
शादी की बड़ी मुसीबत है। दूल्हे राजा कहां तो दुल्हन के साथ 7 फेरों के सपने देख रहे थे और कहां पहुंच गए थाने। ये जालंधर की तस्वीरें हैं। 25 अप्रैल को शादी थी। उस दिन वीकली लॉकडाउन था। शादी में इजाजत थी सिर्फ 20 लोगों की, लेकिन पहुंच गए 100 से ज्यादा लोग। शादी की दावत उड़ाई जा रही थी, इतने में ही पुलिस पहुंच गई। फिर क्या था, बारातियों की पुलिस ने खबर ली और दूल्हे समेत तमाम लोगों को पुलिस थाने लेकर आ गई। दूल्हा बड़ी मासूमियत से बोला, उसे पता ही नहीं कहां से इतने लोग आ गए। सर 20 लोग ही हैं, बाकी आसपास के लोग यहाँ आए हुए। ऊपर बंदे होंगे सर अभी हम अंदर भी नहीं गए, हमें क्या पता है। मंदिर वाले तो थे अभी हमने एंटर भी नहीं किया है। पंडाल के आसपास के लोग हैं यहाँ के। कोरोना काल में शादी के लिए बिहार में भी नियम बनाए गए हैं। शादी में 100 से ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए और समारोह रात 9 बजे के बाद नहीं चलने चाहिए। लेकिन देखिए, अररिया के फारबिसगंज के विधायक विद्यासागर के बेटे की शादी में किस तरह नियमों की धज्जियां उड़ गई। शादी में 100 से ज्यादा बाराती थे। न तो मास्क का ख्याल था और न ही शादी में कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग नजर आई। अगरतला से प्रोबीर, जालंधर से परमजीत के साथ अमरिंद्र कुमार, अररिया, आज तक। कोरोना की रफ्तार वैसे लगातार बेकाबू होती हुई चली जा रही है। ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी हो तभी आप अपने घरों से बाहर निकले, और अगर बाहर भी निकले तो कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करें, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग रखें। हमारी इस पेशकश में अभी नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।